नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। सबसे पहले स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, तो स्वास्थ्य में तो कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आप सभी भारतीय व्यक्ति हैं और भारतीय विद्वान व्यक्ति हैं। तो स्वास्थ्य तो आप सभी सही रख ही लेते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो आयुर्वेद है वह सबसे पहले जन्म लेने का काम किया है, और कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य कहीं भी नहीं बिगड़ेगा। प्यारे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने वाले हैं, यानी कि इंडस वैली सभ्यता के बारे में, जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में जानने वाले हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यहाँ पर किस तरह से वह उत्पन्न हुई, किस तरह के उसके अंदर से आपको प्रश्न मिलते हैं, उन पर आज मैं बात करूंगा। प्यारे दोस्तों, गौर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, कुछ भी टफ नहीं होगा। मैं आपको जो ये 2 वीडियो देने की कोशिश करूंगा, इसके अंदर जिस चीज पर मैं स्टार बनाने की कोशिश करूंगा, जिसको मैं आपको ध्यान केंद्रित करवाने की कोशिश करूंगा कि इस प्रश्न को मत भूल जाइएगा, उस प्रश्न पर अपना फोकस जरूर रखिएगा, आपके जीवन में दुख उत्पन्न नहीं होगा। वैसे तो प्यारे दोस्तों, हम बात करें अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो प्यारे दोस्तों अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखें तो दरअसल इसका नाम जो दिया जाता है, या तो आप इसे सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं या आप इसे हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। आखिरकार सर सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, और अगर दोनों तो फिर आखिरकार क्यों? तो प्यारे दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक स्थान है जो कि यहां पर दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया था, और सबसे पहले जो खोजा गया है वो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया है। और जब सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेता हूं। देखिए 1826 की बात है। 1826 में क्या हुआ कि एक व्यक्ति तो चार्ल्स मैनसन नाम के व्यक्ति ने यहां पर सबसे पहले क्या किया कि कुछ यहां पर ऐसे टीले देखे जो कि यहां पर एकदम से अजीबो तरीके से। उन टीलों की बात करें तो वो टीले जो थे, आप कह सकते हैं कि जो उस समय भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान कुछ ऐसा था ही नहीं, तब आप कह सकते हैं कि मैं भी मैप पर आपके सामने लेकर आऊंगा। तो उन्होंने वह जो हमारा गुजरात वाला भारत का क्षेत्र है, या कहें पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने कुछ टीले देखे, लेकिन उन टीलों पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसके बाद प्यारे दोस्तों कनिंघम आई। कनिंघम के बाद हम बात करें जॉन मार्शल ने यहां पर प्रमुख भूमिका निभाई, और एक व्यक्ति हुए दयाराम साहनी ने जब यहां पर खुदाई करने का आदेश दयाराम साहनी को मिला, तो दयाराम साहनी ने उन स्थानों पर जहां पर टीले थे उन पर खुदाई करनी आरंभ की। और जब खुदाई करनी आरंभ की तो खुदाई करने के बाद उन्हें पता चला कि यहां पर जो नीचे स्थल निकल रहा है, उस स्थल का नाम दयाराम साहनी ने कहा कि इसका नाम हड़प्पा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका नाम हड़प्पा है, और अगर हड़प्पा है तो इस पूरी की पूरी सभ्यता को ही नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। लेकिन आगे चलते धीरे धीरे हमने देखा कि आगे इनके कुछ स्थान जो पाए गए वह यहां पर गुजरात के, पहले पाकिस्तान के अंदर पाए गए, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में पाए गए, जैसे मोहनजोदाड़ो पाया गया। उसके अलावा हम बात कह सकते हैं चहुंद्रो पाएगा। ऐसे बहुत सारे स्थान जब पाए जाने लगे, फिर भारत में गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश के जैसे मेरठ आदि में यहां पर कुछ अवशेष, यानी कुछ यहां पर सभ्यता के साक्ष्य मिलने लगे। अब यहां पर दयाराम साहनी से पूछा गया कि आखिरकार यहां पर जो हड़प्पा आपने इसे पूरी सभ्यता को नाम दे दिया, आखिरकार या इसके अवशेष तो संपूर्ण कई जगह पर मिल रहे हैं, तो आप इसे हड़प्पा कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसके जितने भी ज्यादातर अवशेष मिल रहे हैं इस सभ्यता के, वो सिंधु नदी के आसपास मिल रहे हैं। किसके? सिंधु नदी के आसपास मिल रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कर सकते हैं? सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए हड़प्पा पड़ा क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर था, और सिंधु नाम इस सभ्यता का इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु जो था, यह सिंधु नदी के किनारे ज्यादातर अवशेष पाए जा रहे थे। आइएगा प्यारे दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं इस हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। आदि ऐतिहासिक है, यानी कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम जो इतिहास को 3 भागों में विभाजित करने का काम करते हैं, तो सिंधु सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि इसके लिपि के आधार पर इतिहास को हम बांटने की कोशिश करते हैं, या हम उपकरण कह सकते हैं, यानी उपकरणों के आधार पर इतिहास को बांटने का कोशिश करते हैं। यानी कि एक ऐसा समय था जब मानव यहां पर ना तो लिखना जानता था, ना ही यहां पर कुछ पढ़ना जानता था। दूसरे समय में अगर हम बात करें तो मानव ने यहां पर विकास करना शुरू किया, और मानव यहां पर सीख चुका था लिखना। लेकिन जो लिखना सीखा है मानव, उसको आज तक पढ़ा जाया ना सका है। उसकी लिपि कुछ ऐसी थी जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया, लेकिन उसके आगे बढ़े तो जिस लिपि को मानव के द्वारा लिखा गया उससे बाद में फिर पढ़ा भी गया। एक काल ऐसा भी हमारे इतिहास के अंदर रहने वाला है। तो आपको क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यता है, कौन से काल की सभ्यता है? तो आप कहेंगे आदि ऐतिहासिक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता।
आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता का काल, रेडियो कार्बन तिथि या फिर आप इसे C14 भी कह सकते हैं। क्या C14 भी कह सकते हैं। रेडियो कार्बन तिथि के निर्धारण के आधार पर यहां पर 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। वैसे तो प्यारे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत से भ्रम आपको किताबों में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो रेडियो कार्बन तिथि है, इसके आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाइम टेल्यूनर समय निकाला गया वो 2300 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक यहां पर माना जाने का काम किया जाता है। आगे ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। दरअसल हम प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें तो काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की क्या है, यहां पर विशेषता रहने वाली है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ के अंदर है। प्यारे दोस्तों अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कुछ त्रिभुजा आकार की एक सभ्यता रहने वाली है। कैसी? त्रिभुजा आकार की सभ्यता रहने वाली है। और त्रिभुजा आकार में अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्तों अगर आप इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों बिंदुओं से मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं कि सर चारों बिंदु कौन से होते हैं, जो इसका अंतिम बिंदु यानी पूर्व में सबसे अंतिम बिंदु, पश्चिम में सबसे अंतिम बिंदु, दक्षिण में सबसे अंतिम बिंदु और उत्तर में सबसे अंतिम बिंदु, उन बिंदुओं पर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको यहां पर थोड़ी सी चीज समझनी होगी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं, जो हड़प्पा सभ्यता की सीमा है, अगर आप उत्तरी सीमा की बात करें, सर उत्तरी सीमा इसकी कौन सी है, तो उत्तरी सीमा है मांडा। कौन सी? मांडा। ये मांडा कहां पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। जब दक्षिण में बात करेंगे तो दैमाबाद जो इसका दक्षिण बिंदु होगा और दक्षिण बिंदु होगा, दक्षिणी सीमा होगी, वो महाराष्ट्र के अंदर पड़ेगा। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर पड़ेगा और नाम क्या होगा? आप कहेंगे दैमाबाद इसका दक्षिणी बिंदु रहेगा। पूर्वी बिंदु जो रहेगा, जो पूर्वी सीमा रहेगी, पूर्वी सीमा वो आलमगीरपुर मेरठ रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमी सीमा की तो आप कह सकते हैं बलूचिस्तान के अंदर सुतकैडोर नामक स्थान, ये इसकी पश्चिमी सीमा रहेगी। सर इसका मामला क्या है? दरअसल इस सभ्यता को जब खोजा जा रहा है, तो इसके अवशेष हमें जहां जहां मिले तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मेरठ तक आ जाते हैं तो मेरठ से आगे चलने पर हमें कोई सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष नहीं मिला, इसलिए इसकी सीमा कहां तक मान ली? मेरठ तक मान ली। अगर मेरठ से आगे भी मिलता तो वही इसकी अंतिम सीमा हो जाती। उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा जो था वो अंतिम स्थान था, उससे आगे इसके अवशेष नहीं मिले तो हमने उसकी उत्तरी सीमा मांडा के अंदर मान ली। उसी आधार पर 4 अंतिम स्थान से, जैसे हम दक्षिण में बात करें जब महाराष्ट्र तक गए तो महाराष्ट्र से आगे हमें इसके अवशेष नहीं मिले तो हमने दक्षिणी सीमा कहां मान ली? दैमाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मान ली। और ये आपसे अक्सर पूछा जाता रहा है कि ये बताइएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बन गया है प्यारे दोस्तों दिल्ली पुलिस के बाद, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी यहां से प्रश्न पूछा था। उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, ये आपको सारी की सारी याद रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा आपके लिए आवश्यक रहने वाला होता है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, और यहां पर अब जो मैंने आपको बताया है उन्हीं पर मैं आगे और विश्लेषण से चर्चा करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आइएगा देखिए, पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतकैगोडोर यानी बलूचिस्तान के अंदर है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, कौन सा पश्चिमी बिंदु है? ये पश्चिमी बिंदु किस नदी के किनारे है? आप कहेंगे दासक नदी के किनारे है, बलूचिस्तान के अंतर्गत है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है, जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। यानी कि जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मैंने सीमा बात की है, अब मैं नदियों के अलावा भी, नदियों को साथ लेकर और चीजों पर भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। उसके अलावा दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद जिला अहमदनगर या फिर हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर है। उसके अलावा सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता एक यहां पर नगरीय सभ्यता मानी जाती है। सिंधु सभ्यता कैसी मानी जाती है? नगरीय सभ्यता मानी जाती है। वैसे देखिए हिंडन नदी के किनारे भी इसके अवशेष पाए गए हैं, लेकिन हिंडन से काफी दूर पड़ता है। आइएगा, सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर, यानी कि जो हमें पूरी तरह से प्राप्त हुए हैं, पूरी तरह से उसके अवशेष मिले हैं शहरों के, और जो बड़े नगर रहे हैं सिंधु सभ्यता के, मोहनजोदाड़ो एक बड़े नगरों में था, हड़प्पा एक बड़े नगरों में था, और उसके अलावा राखीगढ़ी एक बड़े नगरों में था, धोलावीरा एक बड़े नगरों में रहा है, और कालीबंगा भी एक बड़े नगरों में रहा है। ये सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता के जो पूरी तरह से परिपक्व तरह से हमें यहाँ पर शहर मिले हैं, बड़े शहर, जिसमें से हम कह सकते हैं यहाँ
पर धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगन हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, उसके अलावा हड़प्पा तो है ही है। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आइएगा। देखिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन गुजरात से किया गया। इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और जब ये प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा तो यहां पर जरूरी नहीं इस स्वतंत्रता को ये बोल कर देता है। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक पुरास्थल या अवशेष पाए गए, तब आप कहेंगे गुजरात के अंदर सबसे अधिक यहां पर हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थलों का उत्खनन मतलब खोदा गया, उत्खनन का मतलब है खोद कर निकाला गया। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी विषयों में जानकारी थी, यानी चांदी विषयों के बारे में यहां पर इन लोगों को जानकारी थी। तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को रहती थी। आगे प्यारे दोस्तों अगर मैप पर बात करें तो देखिए, आशा करता हूं कि आपको मैप दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो फिर भी आप इसको कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए धौलावीरा, दरअसल ये मैप जो है आपको बिंदियों के किनारे से कुछ नदियां दिख रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर कौन सी रावी नदी आती है, चिनाब आती है, ये सतलज आती है, आगे चल के ये तीनों सिंधु में मिल जाती है। मिथनकोट नामक स्थान जम्मू कश्मीर के अंदर होता है, वहां पर ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है नदियां। तो देखिए, ये जो आपके स्थान पर जैसे कालीबंगा यहाँ पर हो गया, उसके अलावा राखीगढ़ी यहाँ पर हो गया, यहाँ गंगा यमुना नदी रहती है, उसके अलावा धौलावीरा देखिए यहां पर हो गया। तो ये कुछ मैप पर दर्शाने की कोशिश की गई है। आप मैप पर इसको आप ऐसे अच्छे तरीके से अगर समझ पाएंगे तो इस वाले मैप पर अच्छे से समझ पाएंगे जो अगला मैप मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, इस मैप को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये आपका जो मैप दिख रहा है, ये आपका हिमालय है जो उत्तर के अंतर्गत है, और जो आप पाकिस्तान देखते हैं तो यही तो हमारा पाकिस्तान होता है। ये भारत का नीचे यहां पर दक्षिणी हिस्सा हो जाता है, इस तरह से नीचे चला जाता है भारत। उसके अलावा अगर प्यारे दोस्तों आप देखें कि सिर्फ हड़प्पा सभ्यता कहां पर पाएगी, तो देखो ये जो क्षेत्र है ना, जो आपको एक अलग कलर से दिखाया गया है, दरअसल ये वाली है हड़प्पा सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता जो पाई गई है, जहां मैं इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता हमारी पाई गई है, इस वाले क्षेत्र में। तो प्यार दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है, जो मैंने आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बिंदु बताए हैं, तो अब आप यहां पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बांटने की कोशिश करें तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि आखिरकार जो मैप पर यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का निर्धारण किया गया है वो कुछ इस तरह से किया गया है। जो अंतिम बिंदु है यहां पर हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर चला जाएगा, और इस तरह से ये मैप पर निर्धारण करने का काम किया गया है। ये थोड़ा सा अपने माइंड में सेट रखिएगा कि संपूर्ण भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं पाए गए, यहां इस क्षेत्र में अवशेष पाए जाने का काम किया गया है। आगे आइएगा, देखिए मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, यानी गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि बैल, हाथी, गैड़ा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि पशुओं का अंकन मिलता है। दरअसल आप एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये कहना यह चाह रहा है कि मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, अथवा क्या मिलता है, बैल, हाथी, गैड़ा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि पशुओं का अंकन यहां पर मिलने का काम करता है। उसके अलावा प्यारे दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो देखिए, लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किसका? सैंधव सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है, ये कहां पर है, तो मोहनजोदड़ो के अंदर विशाल स्नानागार रहने का काम किया है। उसके अलावा प्यारे दोस्तों हम अगर बात करें इसकी प्रमुख रूप से, तो आप यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको स्पष्ट रूप से और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अगर मेरे प्यारे टाइगरों इस सिंधु घाटी सभ्यता को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कहा कि 1826 के अंतर्गत जो चार्ल्स मैनसन थे, कौन? चार्ल्स मैनसन जो थे, 1826 में चार्ल्स मैनसन का ध्यान हड़प्पा के टीले की तरफ जाता है, और हड़प्पा के टीले की तरफ जब चार्ल्स मैनसन का यहां पर 1826 में ध्यान गया, तो ध्यान जाने के बाद इनकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। 1853-1856 में कराची से लेकर लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो रेलवे लाइन बिछाई जाते समय वहां पर जो कनिंघम थे, इनके नेतृत्व में रेलवे लाइन बिछाई जाने का काम की जा रही थी। यानी 1826 में चार्ल्स मैनसन ने इस पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया, लेकिन अन्य किसी लोगों ने इसकी खुदाई वगैरह के बारे में नहीं सोचा। 1853 और 1856 के बीच में डलहौजी का समय होता है, जब कनिंघम नेतृत्व कर रहे हैं और कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। तो इन लोगों ने क्या किया कि वहां पर मिट्टी लाने की कोशिश की उस जगह से।
जब मिट्टी खोदनी शुरू करी तो देखिए वहां पर ईंट निकल रही है। जब ईंट निकली तो इन्होंने कहा इसके नीचे कुछ होगा, और इसके नीचे कुछ होगा तो खुदाई होनी स्वाभाविक थी। तो इस बात को समझने की कोशिश अब हम करेंगे कि जब इन्होंने यहां पर ईंट पाई गई तो ईंट पाने के साथ साथ क्या हुआ कि एक समय आया 1921 का, और 1921 में सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बने। यानी कि 1921 में क्या हुआ, 1921 में क्या हुआ कि जो जॉन मार्शल थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बने। इस स्थापना को गलती से लिख गया है, इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा। यानी अध्यक्ष बनने के बाद इनकी अध्यक्षता में 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया, एक हड़प्पा सभ्यता की खोज की। जैसे हड़प्पा सभ्यता नहीं, हम इसे हड़प्पा शहर कहेंगे, यानी हड़प्पा शहर की खोज की। और हड़प्पा शहर की जो खोज की, वो हड़प्पा शहर की खोज करने के बाद अब इन्होंने नाम इसका क्या रख दिया, पूरी सभ्यता का हड़प्पा ही इस पूरी सभ्यता का नाम रख दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आप जानते हैं कि जब इसके अवशेष और जगहों पर भी मिलने लगे तो लोगों ने कहा कि आखिरकार आपने इसका नाम हड़प्पा क्यों रख दिया। तब इसको सिंधु नदी के आसपास ज्यादा अवशेष मिलने की वजह से इसका नाम रख दिया गया यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता। प्यारे दोस्तों, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, हड़प्पा जो है वो कहां था। पाकिस्तान के अंदर भी एक पंजाब प्रांत होता है, जैसे हमारे पंजाब में होता है। इसी से कट के जो पाकिस्तान में कुछ क्षेत्र गया था उसका नाम पंजाब रखा गया था। आज भी पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत है। तो जो हड़प्पा है, ये हड़प्पा कहां पर है आपसे पूछा जाएगा। आप कहेंगे सर हड़प्पा जो है ये पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब के अंतर्गत पड़ता है। और ध्यान रखेंगे ये किस नदी के किनारे है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और मैं इसको आपको याद कराता हूं HR से। जैसे आप यूपी 13 के हैं या यूपी 16 के हैं या यूपी 15 का हैं, या आप ऐसे लिखते हैं ना अपनी गाड़ियों का नंबर कई बार लिख देते हैं यूपी 15 यूपी 16, ऐसे ही HR भी तो होता है जो हरियाणा के नंबर को इंडिकेट करता है। तो H से याद रखेंगे यहां पर हड़प्पा, क्या H से याद रखेंगे हड़प्पा, और R से याद रखेंगे रावी। तो जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ये बताइएगा हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे है, क्योंकि मैंने आपको HR से इसे याद कराने की कोशिश किया। किससे, HR का मतलब क्या होगा, H से होगा यहां पर हड़प्पा, R से होगा रावी। आगे प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। यानी आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया, तो जॉन मार्शल होंगे। प्रश्न यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो शहर मिला, वह पहला स्थान कौन सा था, आप कहेंगे हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहले नाम क्या हुआ करता था, आप कहेंगे हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज किसने की, आप कहेंगे दयाराम साहनी ने की। यहां तक की बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं प्यारे दोस्तों। आइएगा, देखिए अगर हम आगे की बात करते हैं तो इससे आगे प्यारे दोस्तों जरा समझना होगा चीजों को तुमको। आइएगा, देखिए अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा कि C14 जो मैं अभी आपको बता रहा था, रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर मैंने आपको यह चीज बताई थी कि जो यहां पर रेडियो कार्बन, या फिर हम कह सकते हैं C14 या रेडियो कार्बन 14 इसको पूरा कहेंगे, जैसे नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि यहां पर देखिए जैसे कि 2350 से लेकर 1750 लिखी है। दरअसल है क्या कि सारी की सारी किताबों के अंदर एकदम से सारी की सारी किताबों पर इस पर मतभेद रहता है, क्योंकि मैं यहां पर जो 2350 बता रहा हूं, कुछ किताबें इसको 2350 ईसा पूर्व से 1750 भी लिखती हैं, जबकि कुछ 2300 से लेकर 1700 लिखने का काम करती हैं। तो आप दोनों को याद रख के चलेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आप कहेंगे सर आपने ही दो तरह के बता दिए, तो मेरे दो तरह की बताने के पीछे कारण है, क्योंकि यहां पर जो दो किताबें हैं अच्छी किताबें मानी जाती हैं, दोनों में यहां पर काफी अंतर मिलता है। आप और भी कोई किताब उठाएंगे, यहां पर और किताबों में भी 1800 से लेकर कुछ 2200 तक भी लिखने का काम कर रहे हैं। तो फिर भी आप एक आइडिया, यहां पर जो एवरेज माना जाता है, इसलिए कई बार एवरेज जो मान लिया जाता है इसको 2300 से लेकर इसको 1700 तक मान लिया जाता है। तो आप दोनों ही याद रखेंगे, 2300 से 1700 भी और 2350 से लेकर 1750 तक इसे याद रखने का काम करेंगे। अब प्यारे दोस्तों इसका एक और बात ध्यान रखेंगे कि ये जो सभ्यता है ये मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के समकालीन है। स्टार लगाओ। एक प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसी सभ्यता के यहां पर समकालीन है, उसके समकालीन नहीं है, ऐसा प्रश्न था। ये समकालीन नहीं है, उसके अंदर चीन यहां पर आंसर होगा। दरअसल इसलिए यह प्रश्न डाला गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया और एक सभ्यता थी मिस्र देश थे, तो इनकी जो सभ्यता थी उनके समकालीन मानी गई है। तो एक प्रश्न ऐसा बनकर आया है कि इस निम्नलिखित में से यह जो हड़प्पा सभ्यता है ये किसके समकालीन नहीं थी, तो आप ध्यान रखेंगे मेसोपोटामिया मिस्र की
सभ्यता के समकालीन थी हमारी हड़प्पा सभ्यता जो यहां पर रहने वाली थी। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आइएगा देखिए मैंने आपसे इस चीज को समझाने की कोशिश की थी और ये जो चीज मैंने आपको समझाई थी इसमें आपको एक चीज खास याद रखनी है कि यहां पर जो इसका कुल क्षेत्र पड़ रहा है, यानी एक त्रिभुजाकार जो आकृति आपको बनकर दिखाई देगी, इस त्रिभुजाकार आकृति का अगर हम कुल क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें तो दरअसल है क्या कि जब आप यहां से यहां तक जाएंगे तो 1600 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस रहेगी यहां से यहां तक। अगर आप यहां से यहां तक गए या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सर उत्तर से दक्षिण इसकी जो यहां पर लंबाई है 1400 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम जो लंबाई है यह 1600 किलोमीटर रहने वाली है। अगर कुल क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कुल क्षेत्रफल वैसे पूछा तो नहीं जाता क्योंकि कई बार आजादी के बाद घटता बढ़ता रहा है, फिर भी आप याद रख सकते हैं इसका कुल क्षेत्रफल कितना रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों जो प्रश्न आपसे बना है उस प्रश्न पर मैं आपकी दृष्टि ले जाना चाहता हूं, जरा समझिएगा इस बात को। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों के अंदर फैली हुई है। जो मैंने अभी ग्रीन कलर का आपको मैं दिखाया था उससे आपको समझ में आ गया होगा ये ज्यादा अन्य देशों में नहीं 3 देशों में फैली हुई है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, उसके अलावा पाकिस्तान और भारत। ये 3 देशों के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है, 3 देशों के अंदर इसके अवशेष पाए जाते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो यहां पर खोदे गए और पाए, पाकिस्तान के अंदर बहुत साक्ष्य इसके मिले, भारत के अंदर इसके बहुत साक्ष्य मिले, भारत के अंदर भी इसके बहुत सारे अवशेष पाए गए। लेकिन ये जो अफगानिस्तान है ना, इस अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ 2 ही शहर पाए गए, एक था सुर्तगोई और एक था मुंडीगाग। आपको ध्यान रखना है प्रश्न यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अफगानिस्तान से सिर्फ 2 ही शहर पाए गए हैं, सुर्तगोई और यहां पर मुंडीगाग। आपसे प्रश्न जब पूछेगा ये ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत और पाकिस्तान में नहीं है, आप दोनों को याद रखेंगे। प्रश्न पूछता है कि कौन से 2 शहर ऐसे हैं जो सिर्फ अफगानिस्तान में पाए गए, या कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर ऐसा है जो भारत में नहीं पाया गया, तो आपको ज्यादातर टारगेट रखना होगा सुर्तगोई और मुंडीगाग जो यहां पर किस में पाए गए हैं। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं सर ये तो अफगानिस्तान के दोनों क्षेत्र रहने वाले हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों आइएगा देखिए मैंने कहा कि जो इसके स्थल रहे ना, स्थल कितने स्थल खोजे गए हैं, तो 1400 स्थल प्लस 1400 खोजे जाने का काम किया गया है। इसमें से मुख्य स्थल कितने रहे, तो मुख्य स्थल रहे 1052। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में स्वतंत्रता से पूर्व कितने स्थल खोजे गए, तो आप कहेंगे 40 स्थल स्वतंत्रता से पूर्व खोजे जाने का काम किया गया। ये एक आंकड़ा है जो भारत के संदर्भ में आपको याद रखना है। अब देखिए दरअसल आपने कहा कि सर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, मैंने कहा कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। दरअसल इसके नाम कितने हैं इस बात पर गौर कीजिएगा। इसका नाम बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे देखो इसका एक नाम है प्यारे दोस्तों जिसको आप शायद सभी जानते होंगे, हड़प्पा सभ्यता। क्या? हड़प्पा सभ्यता। इसका एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका एक और नाम होता है कांस्यकालीन सभ्यता, और इसका एक और नाम होता है, आपको इसके नामों पर विशेष ध्यान देना है। 3 नाम मैंने बताए हैं, 2 तो याद होंगे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। यह है कालीन या कांस्य युगीन सभ्यता। ये आपको भी मैं बताने वाला हूं आखिरकार इसका नाम क्यों पड़ा है। इसके अलावा इसका नाम एक और है जिससे आप कहेंगे यहां पर मेलुहा की सभ्यता। किसकी? मेलुहा की सभ्यता। और जानिएगा प्यारे दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं सर इसका और भी नाम होता है, हां बिल्कुल इसका और भी नाम होता है। इसको यहां पर ऋग्वेद में कहा गया है हरियूपिया की सभ्यता। किसमें? ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नहीं कहा गया, ऋग्वेद के अंदर इसको एक नाम दिया गया हरियूपिया की सभ्यता। किसकी? हरियूपिया की सभ्यता। तो ये प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को ऋग्वेद के अंदर किस नाम से जाना गया है, आप कहेंगे हरियूपिया की सभ्यता कहा गया। कहा जा सकता है कि हरियूपिया की सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है, आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को सर हरियूपिया की सभ्यता कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपसे जब भी पूछे जाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़े होंगे, तो आप निश्चित रूप से ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे। देखिए अगर मैं प्यारे दोस्तों आपसे बात करूं इसके लिपि के बारे में, तो देखिए जो इसकी स्क्रिप्ट रहने वाली है, लिपि कैसी है, तो दरअसल इसकी लिपि जो थी, मानो इसकी लिपि को जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हम इधर से लिखते थे। जैसे देखो मानो मैं अगर कुछ लिखता हूं तो मैं इधर से लिखना शुरू करता हूं, आगे बढ़ता हूं। और अगर हम बात करें इस लिपि की, तो ये क्या थी, इस लिपि को अगर आपको लिखना था तो इस लिपि को आप इस तरह से लिखने की कोशिश कर रहे होते। फिर क्या होता, फिर अगर ये लाइन पूरी हो जाती फिर हम इधर से लिखते। मतलब कहने का ये है कि इस सभ्यता को जब भी लिखा जाता है ना, तो आपसे दिशा कई बार पूछ लेता है कि
सिंधु घाटी सभ्यता किधर से किधर लिखी जाती थी। तो आपको अपने माइंड के अंदर ये सेट रखना है कि सभ्यता को इधर से शुरू करके यहां से ऐसे चलाने का काम किया जाता था। ये इमेज सेट रखिएगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की बात है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये लिखी कैसे आती है। जब ये लाइन यहां तक ली जाती थी फिर इसको यहां से लिखना शुरू कर देते, लेकिन स्टार्ट कहां से होती है, अगर यहां से मुझे लिखना है कुछ तो हम यहां से लिखते हो, उल्टा इसे लिखने का काम ऐसे करते थे। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि आखिरकार इसकी लिपि थी कौन सी। तो देखो इसकी जो लिपि रहने वाली है वो चित्राक्षर लिपि रहती थी। कैसी? चित्राक्षर लिपि रहती थी। अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं चित्राक्षर लिपि का, अभी दिखाने भी वाला हूं। उसके बाद भाव चित्रात्मक लिपि रहती थी। मतलब ये जो लिपि जी थी ना, इसको दरअसल पढ़ा ही नहीं गया, ये लिपि थी क्या। और ये जो लिपि थी ना, ये भाव चित्रात्मक थी। मतलब सिर्फ फोटो के आधार पर, चित्र के आधार पर दूसरे सामने वाले का भाव समझ लेते थे कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए इसको चित्राक्षर और हम कह सकते हैं भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाने का काम किया जाता है। आगे प्यारे दोस्तों बात करते हैं और क्या कहा गया है। देखो इसको यहां पर एक और इस लिपि को नाम दिया गया है जो आपको याद रखनी होगी, पिक्टोग्राफी। क्या? पिक्टोग्राफी क्या है? तो पिक्टोग्राफी सिंधु घाटी सभ्यता की एक लिपि है जिसमें से प्रमुख रूप से हमने जाना कि इसे चित्राक्षर, भाव चित्रात्मक लिपि और पिक्टोग्राफी भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम यहां कहने का काम करते हैं। प्यारे दोस्तों अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए एक विधि, इसकी एक लिपि और होती है जो आपको थोड़ी सी बात याद रखनी होगी, हलावती विधि। ये लिखने की ही एक विधि हुआ करती थी। कई बार इसको भी पूछ लेता है हलावती विधि क्या है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की अंतर्गत लिखी जाने वाली एक लिपि रहती थी। प्यारे दोस्तों आपको यहां पर समझना जो प्रमुख रूप से है, जो मैं आपको यहां समझाने वाला था, आइएगा जरा मैं आपको दिखाने वाला हूं उस लिपि के बारे में जो आपके लिए यहां पर महत्वपूर्ण रहती थी। देखिए ये लिपि हुआ करती थी। अब इस लिपि के आधार पर आप क्या समझोगे? दरअसल ये जो चित्र है, इस चित्र से आप ये समझ जाओगे शायद इधर जाने के लिए कह रहा है। सही बात है। वैसे तो मुझे जब उन लोगों से नहीं पढ़ी गई तो मैं भी इसको क्या पढ़ पाऊंगा, लेकिन इस चित्र के आधार पर आप ये लगा सकते हो कि भाव चित्रात्मक, इसका कोई मतलब रहा होगा, इसका देखो कुछ ना कुछ मतलब रहा होगा। जैसे ये है, इसका कोई मतलब रहा होगा, ये 8 बना दिया है तो इस 8 का मतलब दरअसल 8 नहीं होगा, लेकिन कुछ कह रहा होगा। ये देखो कोई ऐसे लग रहा, पता नहीं कोई बैठा है या क्या कर रहा है। तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। चित्र को देखकर वो लोग समझ जाते थे कि आखिरकार सामने वाला कहना क्या चाहता है। इसको हम यहां पर भाव चित्रात्मक लिपि कहते थे। अभी तक सिर्फ मैंने बेसिक तैयार करने की कोशिश की है आपके दिमाग में सिंधु घाटी सभ्यता, जो वल्लानर के तौर पर यहां पर चीजें आपको मिल जाती हैं। लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अगली क्लास में, मैं अब आपको पढ़ाऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो हमारी विशेष चीजें थी वो है कौन सी चीज कहां से मिली, इस चीज पर हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं, यानी आपको कल ये वीडियो मिल जाएगी। और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। जितना भी मैं आपको बता रहा हूं नोट्स के अंतर्गत जो चीजें मैं आपको बताकर चला हूं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। और सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत जो टफ माना जाता है अपने आप में, लेकिन आप घबराइएगा मत, कुछ भी टफ नहीं होता। आप 2 से 3 बार उसी चैप्टर को पढ़िएगा, जो आपको टफ लगेगा आपको वो आसान लगने लगेगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों, नमस्कार।